दोस्तों, चांद धरती का एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट है जो कि हमसे करीब 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है और हमारी धरती के हमेशा चक्कर लगाते रहता है और हमारी धरती का ग्रेविटेशनल फोर्स उसे अपनी तरफ खींचता रहता है। यही तो सबसे बड़ा सवाल है। ग्रेविटी हर चीज को अपनी तरफ खींचती है। जैसे हम किसी बॉल को अगर हवा में फेंकते हैं तो एक निश्चित दूरी तय करने के बाद वो बॉल ग्रेविटी की वजह से वापस जमीन पर चली आती है। लेकिन आखिर क्या वजह है कि चांद कभी भी धरती पर गिरता नहीं है, जबकि उसके ऊपर भी तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है? क्या कोई इनविजिबल फोर्स है जो चांद को दूसरी तरफ से पकड़ के रखा हुआ है? और उससे भी ज्यादा सोचने वाली बात यह है कि अगर चांद हमसे नाराज हो जाए और अगर हमारे नजदीक आने लगे तो हमारी धरती का क्या हाल होगा? अब आप कहोगे इसमें कौन सी नई बात है? अगर चांद धरती की तरफ बढ़ेगा तो भयंकर तबाही मच जाएगी। मगर एक चीज है जो शायद आप में से कईयों को पता न हो, वो ये है कि ये तबाही तुरंत नहीं आएगी, बल्कि स्टेप बाय स्टेप इंसानों की वाट लगेगी। और ये कैसे होगा, इसको जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स उसके आसपास मौजूद सभी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है। इनमें हमारा चांद भी शामिल है। लेकिन हमारा चांद बाकी के सभी ऑब्जेक्ट की तरह धरती पर नहीं गिरता। इसके पीछे काफी इंटरेस्टिंग वजह है। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। दोस्तों, अगर आप किसी बॉल को हवा में फेंकते हो तो वो बॉल तब तक हवा में हमसे दूर जाएगी जब तक कि उसके पास स्पीड है। लेकिन जैसे ही बॉल की स्पीड खत्म हो जाएगी वो बॉल ग्रेविटी की वजह से वापस लौट आएगी। अब इसका सीधा सिंपल सा मतलब है कि स्पीड ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करती है। जब तक स्पीड रहेगी तब तक बॉल ट्रेवल करती है। स्पीड जैसे ही खत्म होगी ग्रेविटी उसे फिर से वापस खींच लेगी। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड लॉस्ट कैसे हो जाती है? मतलब कि आपने बॉल को थ्रो किया यानी कि फेंका, तो उसकी स्पीड एक तय डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद खत्म क्यों हो जाती है? दोस्तों, इसके पीछे का रीजन है एयर फ्रिक्शन। मतलब हमारे वायुमंडल में हमारे आसपास होती है हवा, और जब कोई चीज स्पीड में ट्रेवल करती है तो उस चीज पर कुछ एक्सटर्नल फोर्सेज लगते हैं। मतलब उस चीज का हवा के साथ फ्रिक्शन होता है और फ्रिक्शन स्पीड और मोमेंट का विरोध करता है। जैसे स्पीड में चल रही गाड़ी में अगर आप ब्रेक लगाते हैं तो फ्रिक्शन की वजह से गाड़ी की स्पीड धीमी होकर रुक जाती है। इसका सीधा सिंपल सा मतलब है, ग्रेविटी और फ्रिक्शन एक दूसरे के कजिन हैं। ये एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। लेकिन वहीं अगर अंतरिक्ष में बात करें तो वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ पर हवा मौजूद ही नहीं है। अब चूंकि स्पेस में हवा नहीं है तो जाहिर सी बात है फ्रिक्शन भी नहीं होगा। तो इसका सिंपल सा मतलब है, चांद के आसपास ग्रेविटी का कजिन मौजूद नहीं होता। दैट इज द रीजन चांद अपनी स्पीड में ऐसे ही पृथ्वी के चारों तरफ घूमते रहता है और स्पेस में बिना फ्रिक्शन के चांद की स्पीड कम ही नहीं होती। अब अगर चांद की स्पीड कम नहीं होती तो धरती का ग्रेविटेशनल फोर्स उसे अपनी तरफ खींच नहीं पाता। दोस्तों, धरती के पास है ग्रेविटी जो चांद को खींच रही है और चांद के पास है स्पीड जो वो चक्कर लगा रहा है। और इनका परफेक्ट बैलेंस ही वो वजह है कि न तो चांद धरती पर गिरता है और न ही धरती से दूर जाता है। फिजिक्स के लॉज कहते हैं कि अगर चांद को पृथ्वी के नजदीक लाना हो तो उसकी स्पीड को कम तो करना ही पड़ेगा, और ऐसा करने के लिए बहुत ही ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ेगी। अब अगर पृथ्वी पर मौजूद सभी रॉकेट्स को चंद्रमा की सतह पर लगाकर उन्हें पूरी ताकत से पृथ्वी की तरफ पुश भी करें तो भी हम इंसानों में इतनी क्षमता नहीं है कि चांद की स्पीड को जरा सा भी कम किया जा सके। लेकिन एक तरीका है जिससे चांद की स्पीड को कम किया जा सकता है। अगर कोई विशाल कॉमेट या फिर एस्टेरॉयड चांद से आकर टकराता है तो शायद ऐसा पॉसिबल है कि चांद की स्पीड कम हो जाए। अब अगर चांद की स्पीड कम हो गई तो पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स चांद पर हावी हो जाएगा और उसे अपनी तरफ खींचना शुरू कर देगा। जैसे जैसे चांद पृथ्वी के नजदीक आता जाएगा वैसे वैसे धरती का चांद पर पकड़ मजबूत होता जाएगा। एक बार जब धरती चांद को पूरी तरह से अपने गिरफ्त में ले लेगी तो उसे अपने चारों तरफ काफी तेजी से घुमाने लगेगी, और जैसे जैसे चांद की स्पीड बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उसका धरती के पास आने का टाइम भी कम होता जाएगा। लेकिन यहाँ एक छोटी सी गुड न्यूज भी है, वो ये है कि हमें कम से कम कुछ महीनों का समय तो मिल ही जाएगा, क्योंकि चांद अचानक हम पर अटैक नहीं करेगा बल्कि स्टेप बाय स्टेप हमारी बैंड बजाएगा। हाँ, कुछ लोगों के लिए ये समय अच्छी खबर इसलिए होगी क्योंकि उन्हें इतना समय तो मिल ही जाएगा कि वो पृथ्वी से फुर्र हो जाएं। हाँ, पर आप भी उनमें शामिल होंगे ये तो पता नहीं, पर अगर धरती पर रुके तो आपको कई ऐसे भयावह नजारे देखने को मिलेंगे जिसके बारे में आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं चांद
हमारी धरती से 3,84,400 किलोमीटर दूर है, लेकिन जैसे ही चांद 2 लाख किलोमीटर की दूरी पर आना शुरू करता है तो शुरुआत में तो सब कुछ नॉर्मल ही नजर आएगा। बस चांद हमें थोड़ा साइज में बढ़ता हुआ दिखेगा, लेकिन धीरे धीरे समंदर में उठने वाली लहरों की हाइट जरूर बढ़ने लगेगी। और ऐसा इसलिए क्योंकि जिस तरह से हमारी धरती चंद्रमा को अपनी ओर खींचती है, उसी तरह से चंद्रमा का ग्रेविटेशनल फोर्स भी धरती पर लगता है और ये इफेक्ट सबसे ज्यादा समुद्रों पर पड़ता है। पृथ्वी का जो हिस्सा चांद की तरफ होता है उस हिस्से में एक उभार आ जाता है जिसे हम टाइडल फोर्स कहते हैं। वहीं जो भाग चंद्रमा के दूसरी ओर होता है वहां टाइडल फोर्स कम लगता है। अब पृथ्वी तो हर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, यानी पृथ्वी के चंद्रमा की तरफ वाले हिस्से में लगातार चेंजेस आते रहते हैं, जिस वजह से दुनिया भर के समंदरों में ज्वार भाटे उठते रहते हैं। अब जब चांद धरती के करीब आएगा तो पृथ्वी का जो हिस्सा चंद्रमा की तरफ रहेगा उस पर टाइडल फोर्स और भी ज्यादा लगने लगेगा, तो जाहिर है उस हिस्से की समुद्री लहरों की ऊंचाई भी बढ़ने लगेगी। हाँ, पर 2 लाख किलोमीटर की दूरी पर उसका असर इतना ज्यादा नहीं होगा, जिससे लहरें काफी ज्यादा नहीं उठेंगी। हाँ, पर इतनी तो जरूर होगी कि आसपास के एरिया को डुबो देगी। और जब चांद और पास आ जाएगा, यानी 1.5 लाख किलोमीटर के करीब आ जाएगा, तो समंदर की लहरें और भी ज्यादा ऊपर उठने लगेंगी। ये लहरें तकरीबन 30 फीट ऊंची हो जाएंगी। समंदर में सुनामी आ जाएगी। कोस्टल एरिया पूरी तरह से तबाह हो जाएंगे। कोस्टल एरिया में रहने वाले लोग या तो मारे जाएंगे या फिर कुछ उनमें से ऊंचे इलाके की तरफ भाग जाएंगे। अब चूंकि सारे कोस्टल एरिया तबाह हो जाएंगे तो इससे इंटरनेट पूरी तरह से बंद हो जाएगा, क्योंकि इंटरनेट की जो केबल है वो समंदर के अंदर से ही पूरी दुनिया में फैली हुई है। जो भी डेटा स्टेशन है वो समंदर के कोस्टल एरिया के नजदीक ही बनाए जाते हैं। तो जब कोस्टल एरिया ही बर्बाद हो चुके होंगे तब इंटरनेट पूरी दुनिया में बंद हो चुका होगा। और यहाँ तक कि 1 महीने में ही हमें कई बार सूर्य ग्रहण देखने को मिलेंगे, क्योंकि धरती के चक्कर चांद और भी ज्यादा स्पीड से लगाएगा और कई बार सूरज के सामने आएगा। और हाँ, ये सब कुछ तुरंत नहीं होगा, क्योंकि इन सभी घटनाओं के स्टेप बाय स्टेप होने में महीनों लगेंगे। दोस्तों, अभी तक आई मुसीबतों के बावजूद भी हम इंसान किसी तरह से अपने अस्तित्व को बचाए रख पाएंगे। लेकिन असल तबाही तो तब होनी शुरू होगी जब चांद करीब 1 लाख किलोमीटर के दायरे में आ जाएगा। तब धरती पर मौजूद आधे इंसान खत्म हो चुके होंगे, वो भी समंदर के भयंकर तबाही मचाने की वजह से। धरती का बचा 30% हिस्सा जो जमीनी हिस्सा है वो भी समंदर में डूब चुका होगा, जिससे मीठे पानी का भंडार खत्म होने लगेगा और सिर्फ बचेगा खारा पानी। और चांद जब धरती के पास ऑर्बिट में आकर रोटेट करेगा तो वो सभी सैटेलाइट से टकराकर उन्हें भी खत्म कर देगा। मतलब अब इस दुनिया में ना इंटरनेट होगा और ना ही जीपीएस सिस्टम काम करेगा और ना ही मौसम की हालचाल मिलेगी। यानी बचे कुचे इंसान को ये तक पता नहीं चलेगा कि बाकी जगहों पर कितनी भयंकर तबाही मच रही है। लेकिन जल्द ही खाने पीने की कमी की वजह से ये बचे कुचे इंसान भी खत्म होना शुरू हो जाएंगे। और जब चांद धरती से 60,000 किलोमीटर की दूरी पर आ जाएगा तो आप सोच भी नहीं सकते कि समंदर की लहरें 100 मीटर से भी ज्यादा ऊंची हो जाएंगी। और चांद की ग्रेविटी सिर्फ समंदर पर ही नहीं बल्कि धरती की ग्रेविटी पर भी असर डालेगी। जमीन फटने लगेगी। टेक्टोनिक प्लेट पर पड़ रहे चंद्रमा की जबरदस्त ग्रेविटी की वजह से भयंकर तरीके से लगातार भूकंप आना शुरू हो जाएंगे और वो सभी ज्वालामुखी जो चाहे एक्टिव हो या फिर इनएक्टिव वो फट जाएंगे। अब इतनी भयंकर तबाही की वजह से धरती पर मौजूद सभी जीवों का नामो निशान मिट जाएगा। और जैसे ही चांद धरती के 40,000 किलोमीटर के दायरे में आ जाता है तो अब चांद के घूमने की गति और भी तेज हो जाएगी। और चांद के इतने नजदीक होने की वजह से समंदर की लहरें चांद की ग्रेविटी की वजह से उसे फॉलो करने लगेंगी। मतलब जिधर जिधर चांद जाएगा समुद्र की ऊंची ऊंची लहरें भी उसी के साथ जाएंगी। जिस जगह पर चांद नहीं होगा वहां पर जमीन सूख जाएगी। मतलब कि पूरे दुनिया का समंदर चांद के साथ साथ पूरी दुनिया का चक्कर लगाएगा। और यही सिर्फ नहीं, जैसे ही चांद और नजदीक आएगा यानी 10,000 किलोमीटर के करीब, यानी अब चांद और धरती की आपस में टक्कर होने वाली होगी। तब धरती का ग्रेविटेशनल फोर्स चांद से ज्यादा पावरफुल होगा। इस वजह से चांद टूटकर बिखर जाएगा और धरती से टकराने के बजाय उसके चारों तरफ छल्ला बना लेगा, बिल्कुल शनि ग्रह की तरह। अब जो समंदर का पानी चांद के साथ साथ घूम रहा था वो फिर से शांत हो जाएगा और वापस अपनी जगहों पर शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि चांद के छोटे छोटे टुकड़ों में ग्रेविटी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। यही ग्रेविटी तबाही मचा रही थी,
क्योंकि जब चांद पूरा एक सॉलिड था तब उसकी ग्रेविटी एक जगह पर ही थी, जिससे समंदर उसका पीछा कर रहा था। लेकिन चांद जब खुद टूटकर बिखर गया तब उसकी ग्रेविटी भी सभी टुकड़ों के साथ अलग अलग शिफ्ट हो चुकी होगी, जिससे धरती पर चांद का ग्रेविटेशनल फोर्स असर नहीं डालेगा और जितने भी सुनामी, भूकंप और ज्वालामुखी जो तबाही मचा रहे होंगे वो शांत हो जाएंगे। अब अंतरिक्ष में जो इंसान स्पेसशिप से फरार हो गए होंगे वो सोच रहे होंगे अब तो सब कुछ शांत हो गया है, अब फिर से सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, फिर से हम वहां शिफ्ट होकर नई दुनिया बसाएंगे। लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला, क्योंकि अब चांद पूरी तरह से तबाह हो चुका है और धरती का ये जो पूरा इकोसिस्टम था जिसके लिए चांद बहुत ज्यादा जरूरी था वो अब तबाह हो चुका है। तो अब इंसानों के फिर से सरवाइव करने के कोई चांसेस नहीं है। तो अब इतनी सारी तबाही देखने के बाद अब यही ख्याल आता है कि चांद से बस यही प्रार्थना करें कि आप जहां पर है वहीं पर ही रहें, नहीं तो अगर आप नजदीक आएंगे तो हमारी बैंड बच जाएगी। बस दूर से ही दुआ सलाम बरकरार रहे तो ज्यादा अच्छा होगा हमारे लिए भी और आपके लिए भी। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर करना न भूलें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।